हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, आरआई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें मेन तौर पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पिछले साल क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। अभी हम 2022 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे डिस्कस करें। इससे पहले 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज की सीरीज में बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, आरआई के अंदर जो सी यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो जो 30 क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ। अभी 2022 का डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 2023-24 सबका डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा खत्म हो जाएगा। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप भले ही ये लाइव नहीं चल रहा है सेशन, बट आप कमेंट करके ये चेक करो कि आपको कितना आता है। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँ उसके ऑप्शन पढ़ो और खुद से एक बार ऑप्शन कमेंट करके ट्राई करने की कोशिश करो कि आपका कितना सही जा रहा है, कितने गलत जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा जो ऐप है, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा ASUG, उसे डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कोर्सेज को डाउनलोड करने के लिए हम कई सालों से RI CE की प्रिपरेशन करा रहे हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे अलग अलग RI के अंदर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए, कुछ भी आपके माइंड में डाउट है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्ट हमारे सेंटर पर भी विजिट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो वेस्ट दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। चलो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमारे पास, द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता ही होगा, हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर दिया गया। पहले जो स्ट्रक्चर 10+2 था उसे चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। ध्यान रखना, 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्री स्कूल से लेकर के ग्रेड 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेड 3 से लेकर के ग्रेड 5 तक को। देन 3+3, देन 3 अगला रिप्रेजेंट करता है 6th ग्रेड से लेकर के 8th ग्रेड को। देन हमारा 5 जो आता है वो आता है 9 to 12th ग्रेड। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 क्लासेस को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। LKG, UKG, नर्सरी, फिर फर्स्ट और सेकंड, इसको इंक्लूड किया जाता है। देन जो थर्ड है उसमें क्या आता है? ग्रेड 3, 4, 5, तीन क्लासेस आती है। देन अगले में क्या है? 6, 7, 8, 3 और आ जाती है। और लास्ट में जो 5 है वो क्या है? 9, 10, 11, 12। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो क्या है? 5+3+3+4 है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो 22 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट कॉग्निटिव डोमेन? देखो, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है बच्चे का, वो। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पूरा हमने क्लासेस, जो हमारी क्लासेस होती है उसमें पूरा मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोमेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे लोएस्ट होता है वो होता है नॉलेज, ठीक है। ध्यान रखना, नॉलेज सबसे नीचे आता है, ठीक है। क्लियर है? सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है, क्योंकि नॉलेज में बेसिकली बच्चे को हम क्रैम करा रहे होते हैं, याद करा रहे होते हैं, मेमोराइज करा रहे होते हैं। जैसे ABCD लर्न करवाना, अल्फा, जैसे काउंटिंग लर्न कराना, ये सारी चीज़ें जब हम लर्न करा रहे होते हैं। जैसे मान लो जो अलग अलग कंट्रीज़ है उनकी कैपिटल को लर्न कराना। जब हम चीज़ों को लर्न करा रहे होते हैं, मेमोराइज करा रहे होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग या इवैल्यूएशन इस टाइप की चीज़ें नहीं करा रहे होते, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है। या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो जहाँ पे यही आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं 5 के बाद क्या आएगा? ऑलवेज 6 आएगा, कुछ और तो नहीं आ सकता है ना, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। कभी चेंज तो नहीं होने वाला ना अभी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो फिक्स है, परमानेंट है, क्रैम किया जा सकता है, उसके लिए कुछ दिमाग अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो नॉलेज में आता है, क्रैमिंग, मेमोराइजिंग में आता है, जो कि लोएस्ट लेवल माना जाता है कॉग्निटिव का। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, ये अलग अलग चीज़ें समझते हैं, जिसमें हम और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर हम चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो लोएस्ट कॉग्निटिव डोमेन है वो कौन सा? हमारा नॉलेज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। द फिजिकल फैसिलिटी इन द क्लासरूम इंक्लूड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिजिकल फैसिलिटी किसे कहते हैं? फिजिकल फैसिलिटी मतलब जो फिजिकली आपको दिखाई देता है, जैसे आप फिजिकली यूज करते हो, टेंजिबल है, जैसे आप देख सकते हो, टेंजिबल, आप उसे यूज करते हो। जैसे कि जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, फैन एक फिजिकल फैसिलिटी है, ठीक है। AC एक फिजिकल फैसिलिटी है, चेयर्स दे रखे, बेंचेस है, ये फिजिकल फैसिलिटी, कैमरा एक फिजिकल फैसिलिटी। ऐसी क्लासरूम के अंदर फिजिकल फैसिलिटी में क्या आते हैं? एडिक्वेट लाइटिंग बिल्कुल एक फिजिकल फैसिलिटी का पार्ट है। प्रॉपर वेंटिलेशन, ये भी एक फिजिकल फैसिलिटी का एक एग्जांपल है। सिटिंग फैसिलिटी ये भी है। यानी देखा जाए तो तीनों ही क्या है? फिजिकल फैसिलिटी का ही पार्ट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ऑल ऑफ द अबव।
क्लियर है? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग एजुकेशन ओनली एट देयर सेंट्रल कैंपस आर कॉल्ड। देखो वो यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन कहाँ देती है? अपने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कैंपस पे ही देती है। उस यूनिवर्सिटी को, ऐसी यूनिवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने सेंट्रल कैंपस पे ही एजुकेशन प्रोवाइड करती है और कहीं नहीं प्रोवाइड करती। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है वहीं पे आप एजुकेशन ले सकते हो और किसी स्टेट में या किसी और जगह पर नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो जैसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो उनका कैंपस है वहीं पर आप एजुकेशन ले सकते हो और कहीं एजुकेशन नहीं ले सकते। BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस के अंदर इनका पूरा कैंपस है, आप वहीं पे एजुकेशन ले सकते हो। तो जहाँ पे इनका सेंट्रलाइज कैंपस होता है वहीं पे आप जाकर के एजुकेशन ले सकते हो और कोई सोर्स नहीं है एजुकेशन लेने का, ऐसे कैंपस को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। चलो 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग रिसोर्स? ध्यान रखना क्या पूछा है? लर्निंग रिसोर्स। लर्निंग रिसोर्स क्या होता है? जो बच्चों को, लर्नर को, स्टूडेंट को लर्न करने में, सीखने में हेल्प करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? लर्निंग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं। एजुकेशन, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर नॉट पूछा है। ठीक है, एक चीज याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग रिसोर्स? कौन सा लर्निंग रिसोर्स नहीं है, यानी बच्चों को सीखने में मदद नहीं करता है। ठीक है, तो एजुकेशनल टॉयज बिल्कुल मदद करता है। आप देख सकते हो छोटे बच्चों को जानबूझ के बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज दिए जाते हैं ताकि वो खेल खेल में चीज़ों को सीख सके। तो ये तो है लर्निंग रिसोर्स का एक एग्जाम्पल, यानी ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक, बिल्कुल एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं? टेक्स्ट बुक से बहुत सारी लर्निंग, यानी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमारे लिए टेक्स्ट बुक एक लर्निंग रिसोर्स है। ठीक है, वीडियोस, आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी तो आपको लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखने को दे रहा है ना, कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। तो ये वीडियो भी क्या है? आपके लिए क्या है? लर्निंग रिसोर्स है। ठीक है, बट वही अगर बात करें टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड क्या है? टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसे टीचिंग मेथड कहते हैं। टीचिंग मेथड लर्निंग रिसोर्स नहीं, टीचिंग रिसोर्स है। टीचर को हेल्प करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं, कैसे बच्चों को और ज़्यादा ईजीएस्ट वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, ये टीचिंग रिसोर्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा? लर्निंग रिसोर्स पूछा है, ना कि टीचिंग रिसोर्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एट अंडरस्टैंडिंग लेवल? देखो सबसे नीचे क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कॉग्निटिव लेवल में, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग में सबसे नीचे क्या होता है? नॉलेज होता है, देन अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली चीज़ों को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, क्रैम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ध्यान रखना, सबसे नीचे क्या होता है? नॉलेज होता है, उसके ऊपर क्या होता है? हमारा अंडरस्टैंडिंग आता है। अंडरस्टैंडिंग में हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं। जैसे अगर मैं सम करना बताऊँ, प्लस करना हमें, तो 3 + 5 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि 3 + 5 को ऐड करो कि हम क्रैम कर ले, रट ले कि 8 आएगा। नहीं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में हो सकता है 7 + 3 पूछ ले, 10 आ जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे क्रैम करने की बात हो, मेमोराइज करने की बात हो, वो नॉलेज लेवल हो जाता है, और जहाँ समझ करके आपको आंसर देना होता है वहाँ पे क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है। ये सारे टॉपिक को मैंने क्लासेस में, जो हमारी क्लासेस होती है उसमें डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख सकते हो पहला ऑप्शन है क्या है? ऐड 5 पेन एंड 3 पेंसिल। 5 पेन और 3 पेंसिल को ऐड करना है, बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन करना है। काफी तक ये क्रैमिंग प्रोसेस है, नाउन को डिफाइन करो। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि अलग अलग चीज़ों का नेम बताता है, कि आप किसी भी पर्सन के बारे में, प्लेस, ऐसी चीज़ें। तो हमने क्या कर रखा है? ये बचपन में रटा हुआ है। ठीक है, तो क्रैम किया हुआ हमने। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? ठीक है, बस इतना रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेम द कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है? तो ये तीनों को अगर आप देखोगे, ये मेमोराइज करने वाली चीज़ है, याद रखना पड़ेगा, और ये कभी चेंज होगा नहीं, हमेशा फिक्स रहने वाला है। बट ये जो क्वेश्चन, ये तो हमेशा चेंज होता रहता है ना एग्जाम में। कभी 5 + 3 पूछ सकता है, कभी 2 + 4 पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो तीनों, ये नॉलेज लेवल की है, और ये किसका एग्जाम्पल है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का। इसलिए जो 26 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते 27 क्वेश्चन पे। जवाहर नवोदय विद्यालय आर प्राइमरली स्टैब्लिश फॉर स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे JNV भी कहा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, बेसिकली क्या होता है? रेजिडेंशियल कैंपस होता है, जहाँ पे बच्चे वहाँ पर रह करके पढ़ते हैं। बेसिकली क्यों बनाया गया, क्यों स्टैब्लिश किया गया? तो ध्यान रखना, ये किया गया है ओनली रूरल एरिया के लिए। ठीक है, रूरल एरिया के लिए बेसिकली किया गया है। रूरल एरिया में जो भी बच्चे रहते हैं उनके लिए स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, तो जो 27 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ओनली रूरल एरिया। रूरल एरिया को टारगेट में रख करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे रूरल एरिया में रहने वाले बच्चे यहाँ पे जाकर के रेजिडेंशियली रह करके यहाँ पे एजुकेशन अवेल कर सकते हैं।
चलो 28th क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ NIOS बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फुल फॉर्म तो बहुत पूछा जाता है। आप 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो कम से कम 2-3 फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो NIOS की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इसका करेक्ट आंसर है। तो जो 28th क्वेश्चन है NIOS की फुल फॉर्म बतानी, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। 29th क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ब्रिंग पॉजिटिविटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन सी जो चीज़ है वो पॉजिटिविटी नहीं लेके आती, ध्यान रखना, नॉट पूछा है किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक पॉजिटिविटी नहीं लेके आ पाती, बच्चों मोटिवेट नहीं कर पाती। क्या जो चीज़ है वो मोटिवेट नहीं करती, पॉजिटिविटी नहीं ला पाती है। पढ़ के देखते हैं, डिक्टेटिंग नोट्स डिक्टेट करना। जैसे मान लो आपको कुछ नोट्स लिखवाना है, एज अ टीचर आप डिक्टेट करते जा रहे हो और बच्चे चुपचाप लिखते जा रहे हैं, क्या इससे कोई पॉजिटिविटी आएगी, नहीं आएगी, सीधी सी बात। तो ये बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शन को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। गुड डिसिप्लिन एक मोटिवेशन लेके आता है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी लेके आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, क्लासरूम डिसिप्लिन में रहेंगे, उतनी अच्छी तरह से टीचर भी पढ़ा पाएंगे और बच्चे भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मान लो क्लास में बच्चे ढंग से डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करे, कोई किसी से बातें करे, कोई किसी और से बातें कर रहा है, तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बहुत सारे बच्चे ढंग से नहीं समझ पाएंगे, या जो पढ़ना भी चाहते हैं उन्हें भी डिस्टर्बेंस होगी और वो भी ढंग से चीज़ों को अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग गुड डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बिल्कुल इसके बिना तो पॉजिटिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो टीचिंग का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे टीचर, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर तीनों आपस में पार्टिसिपेट करें। यानी टीचर और स्टूडेंट आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और किसके बारे में डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो टीचिंग तभी हो पाएगा जब टीचर और स्टूडेंट आपस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जॉयफुल लर्निंग, और आप जॉयफुल यानी बच्चों को जॉयफुल यानी खुश रह करके जब तक नहीं सिखाओगे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ, दबाव के साथ उन्हें पढ़ा रहे हो, नहीं ढंग से सीख पाएंगे। पॉजिटिव लर्निंग में उनका जॉयफुल, उनका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट है, बट डिक्टेटिंग नोट्स पार्ट नहीं है, इसलिए 29 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, डिक्टेटिंग नोट्स। चलो 30 पे आते हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफ्टन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। ठीक है, एक क्लासरूम में वहाँ पे जो टीचर है ना, वो क्या करे, ज़्यादा अटेंशन दे रहे, किसको, बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर नहीं किए जा रहे ढंग से, बॉयज़ के आंसर किए जा रहे हैं, मतलब पार्शियलिटी की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर बायस हो रहा है। ठीक है, जेंडर बायसनेस दिखाई जा रही है, जेंडर को लेके पक्षपात किया जा रहा है कि जो बॉयज़ है उनकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है, गर्ल्स की बात नहीं सुनी जा रही है। देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टीचर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन बॉयज़ के ऊपर दे रहे हैं, गर्ल्स के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जेंडर बायसनेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पर मैंने 2022 के अंदर RA के अंदर जो CE का एग्जाम होता है, आपको चाहे फॉर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना हो, या जो 2 ईयर का बीएड होता है, या एमएड के कोर्सेज में एडमिशन लेना हो, तो आपको CE के एग्जाम से गुजरना पड़ता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है RI में एडमिशन लेने के लिए। तो 2022 में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा मैंने डिस्कस किया। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 के 30 मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ 3 पार्ट्स में। आई होप आपने तीनों पार्ट, मतलब इससे पहले वाले दोनों पार्ट देख लिए होंगे और ये 3rd पार्ट भी आपने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।